जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश ग्रुप पे। और मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं काफी जोरदार सा क्लास, काफी जोरदार सा आज का क्लास होने वाला है। और यह क्लास मैं बता दूं आप सभी भाइयों को कि आज का जो क्लास है वह 10th के बच्चों के लिए, वह 12th के बच्चों के लिए जो एग्जाम इस बार देने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट सा क्लास होने वाला है। क्योंकि आज का जो क्लास है वह हिंदी व्याकरण संधि से जुड़ा हुआ है। और संधि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। संधि से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एनुअल एग्जाम में। वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है ना 2023 की, वह 10th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के लिए, दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक इस क्लास को जो है पहुंचा दीजिए, ताकि उनकी संधि से जुड़ा हुआ जो नीड है, जो जरूरत है, वह पूरा हो सके। तो मेरे भाई, आज मैं बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले जो है हम लोग जो है स्वर संधि पढ़ा चुके हैं। अगर आप यह वीडियो नहीं देखे हैं स्वर संधि वाला, तो आप जाके मेरे लाइव क्लास वाले सेक्शन में स्वर संधि का वीडियो जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आप लोग जो है बहुत ध्यान से एक एक रूल को बहुत आराम से पढ़ेंगे। व्यंजन संधि की बात अगर आप करते हैं तो व्यंजन संधि क्या है, यह पूरी तरह से नियम पे आधारित है। व्यंजन संधि क्या है, पूरी तरह से नियम पे आधारित है। और नियम की बात अगर आप करते हो तो आप देख लो आपके स्क्रीन पे क्या है कि व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार है। कौन कौन से नियम है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आप नहीं जानेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलो हम लोग एक एक रूल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। जी हां, पहला नियम क्या है कि वर्ग का जो पहला वर्ण होता है ना, वह किस वर्ण में बदल जाता है? तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो बदलता किन परिस्थितियों में है, किन हालात में बदलता है, उन तमाम तरह के परिस्थितियों को हम लोग समझेंगे। क्या है भाई? यदि क, च, ट, त, प, ये सभी जो है ना वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है ना। क पहला वर्ण है, च पहला वर्ण है, ट पहला वर्ण है, त पहला वर्ण है, प पहला वर्ण है। ये क्या होता है कि अगर इन वर्णों के आगे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, व, ल, ह में से कोई आए तो क्या हो जाता है कि क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का, अर्थात क वर्ग का, च वर्ण का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा कि वर्ग का जो पहला वर्ण होता है ना, वह तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। कब, किन परिस्थिति में? जब क, च, ट, त, प के आगे कोई स्वर वर्ण या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। अब किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण कैसे, ये समझिए आप। क वर्ग का जो तीसरा वर्ण है ग है और चौथा घ है। च वर्ण का तीसरा जो वर्ण है, च वर्ण का, वो च, छ, ज तीसरा वर्ण है और झ चौथा वर्ण है। ये ट वर्ण का जो है ना, ट तो पहला हुआ, ट, ठ, ड तीसरा हो गया और ढ जो है चौथा हो गया। त वर्ण का जो तीसरा है ना, त, थ, द तीसरा हो गया और ध चौथा हो गया। प वर्ण का जो तीसरा है ना, प, फ, ब तीसरा हो गया और चौथा भ हो गया। तो भाई क्या है कि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, व, ल, ह में से कोई आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब जैसे आप एक एक चीज एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब जैसे क का जो तीसरा वर्ण है वह ग होता है, ठीक है ना। तो क का जो है ग कब होता है, परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, अब देखिए, दीख, धन, अंबड़। तो ये क जो है ना, क के साथ किसकी संधि हो रही है? अ की संधि हो रही है, अर्थात स्वर वर्ण की संधि हो रही है। तो क का जो तीसरा वर्ण है वह ग है। तो यह क किस में बदल गया? ग में बदल गया, ठीक है ना। तो दीक, धन, अंबड़, दिगंबर होता है। उसी तरह से दीक, धन, अंत। तो क की संधि किससे हो रही है? अ से हो रही है। तो भाई अस्वर वर्ण है, क की संधि जब अ से होगी तो भाई क्या होगा? स्वर वर्ण से जब होगी तो क्या होगा? क का तीसरा वर्ण आ जाएगा क के जगह पे, तो दिगंत। देखो यहाँ पे ग आ गया, दिगंत। जैसे ऋक, धन, वेद, तो यहाँ पे क के साथ व की संधि हो रही है, बताए ना, य, र, ल, व कि नहीं, ह। तो यहाँ पे व की संधि हुई तो क का तीसरा वर्ण वर्ग जो है ना, तीसरा वर्ग क्या होगा? ग। ऋग्वेद, जैसे वाक, धन, हरि, तो क का जो तीसरा वर्ण है ग, वाग, हरि। क्यों? चूंकि क के साथ ह की संधि हुई है। तो क के साथ
ह की संधि होगी, य की संधि होगी, र की संधि होगी, व की संधि होगी, ल की संधि होगी, तो वह क्या, या किसी भी स्वर वर्ण की संधि होगी, या किसी भी वर्ण के तीसरे या चौथे वर्ण की संधि होगी, तो वह निश्चित रूप से तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, वो तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। तो सर यहां जैसे वाक धन इस, तो क है, और क के साथ किसकी संधि हो रही है, ई, अर्थात स्वर वर्ण की संधि हो रही है, तो क किस वर्ण में बदलेगा, ग में, तो जाके वागीश हो जाता है। जैसे दिक धन गज, आप लोग क्या करते हो कि आप याद कर लेते हो, दिक धन गज, दिग्गज, जैसे दिग्भ्रम का संधि विच्छेद, दिक धन भ्रम, ये लेकिन क्यों हो जाता है ये आपको नहीं समझ में आता होगा, अब आपको समझ में आएगा। जैसे दिक धन भ्रम, तो क की संधि किससे हो रही है, भ से। अब भ क्या है, प का चौथा वर्ण है, प का चौथा वर्ण है भ, तो निश्चित रूप से क का तीसरा जो है ना वर्ग क्या आ जाएगा, ग, दिग्भ्रम। जैसे दिक धन वधु, तो क का जो चौथा वर्ण है ये व है, तो निश्चित रूप से जो है ना, सॉरी, क के साथ व की संधि हो रही, तो क का तीसरा वर्ग क्या, ग, तो दिग्वधु। तो कैसे कैसे बदल गया, कोई दिक्कत किसी भाई को, कैसे कैसे बदला, सबको दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो आप हमको जरूर बताएंगे, और वीडियो को आप शुरू से देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने कहा क का ग होता है कब, जब क के साथ किसी भी स्वर वर्ण या क के साथ किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या य र ल व ह की जब संधि होती है, तो क का तीसरे वर्ग ग में बदल जाना होता है, क का तीसरे वर्ण ग में बदल जाना होता है। जैसे क के साथ अ की संधि हुई तो दिगंबर, क के साथ अ की संधि हुई तो दिगंत, ग में, क के साथ व की संधि हुई तो ग ऋग्वेद, जैसे क के साथ ह की संधि हुई तो वाघहड़ी, ग, जैसे क के साथ इस स्वर वर्ण की संधि हुई तो वागीश, ग में बदल गया। जैसे क के साथ ग की संधि हुई तो ये तीसरा वर्ण है ग की संधि, तो दिग्गज, यहाँ पे भी ग आ गया। जैसे क के साथ भ चौथा वर्ण है तो दिग्भ्रम। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा दीजिए। देखिए जैसे च का ज होना, अब च का ज क्यों होगा, क्योंकि च का तीसरा वर्ण क्या होता है, ज ही होता है, च छ ज तीसरा, तब च का ज कब होता है। अब जैसे च के साथ अ की संधि हुई, ठीक है ना, अच धन अंत, तो अजंत, अजंत हो जाता है। अब देखिए ज कहां से आ गया, ज इसलिए आया क्योंकि च के साथ अ अर्थात स्वर वर्ण की संधि हो रही है, तो च का तीसरा वर्ग ज, अजंत, ठीक है ना। अब जैसे अच धन आदि, तो च के साथ आ की संधि हो रही है, आ स्वर वर्ण है, तो सर ये च का तीसरा वर्ण ज, आजादी। देखिए कैसे बदल रहा है, कैसे एक एक चीज बदल रहा है, आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे अब देखिए ट का ड का होना, ट जो है ना अगर ट रहेगा तो उस ड में बदलेगा, ड, ट का जो तीसरा वर्ण है ना वह ड होता है, तो ट ड में कब बदलता है आप इसको समझने की प्रयास कीजिए। जैसे अब सट धन आनन, अब यहाँ पे ट है, ठीक है ना, अब ट के साथ अ की संधि हो रही है, ये स्वर वर्ण है, तो ट का तीसरा वर्ण ड। अब देखो सडानन, कैसे सडानन हुआ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सट धन दर्शन, अब ट के साथ द की संधि हुई, अब द क्या है, द जो है तीसरा वर्ण है, तथा द क्या है, तीसरा वर्ण है, तो ट का जो है तीसरा वर्ण ड, सट दर्शन, ड कहां से आ गया आपको समझ में आ गया। जैसे सट धन अक्षर, अब ट के साथ अ की संधि हुई अर्थात अस्वर वर्ण हो गया, तो निश्चित रूप से ट का तीसरा वर्ण क्या, ड, तो सड छड़, ये छड़ छर ये हो जाएगा। जैसे सट धन यंत्र, तो ट के साथ किसकी संधि हुई, य की संधि हो गई, तो यहाँ पे जो है ना ट बदल जाएगा ड में, सड यंत्र ड में बदल गया। तो सर किस तरह से जो है ट ड में बदलता है, जब भी क च ट त प के बाद कोई स्वर वर्ण या कोई वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या य र ल व ह में से कोई एक की संधि होती है, तो भाई निश्चित रूप से क बदल जाएगा तीसरा ग में, च बदल जाएगा तीसरा ज में, ट बदल जाएगा तीसरा ड में, त बदल जाएगा तीसरा द में कि नहीं, और प बदल जाएगा तीसरा प फ ब में। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अब आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे रूल है। अब देखिए त का द हो जाना, त का द कब होता है इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब त का द, त जो है ना तीसरे वर्ण द में कब बदलता है, कब बदलता है। अब देखिए त के साथ अ की संधि हुई, तो अ जो है स्वर वर्ण है, तो भाई त निश्चित रूप से कौन सी बदलेगा, द में, तब तो जगदम्बा होता है। अब सत धन अचार, तो त की संधि
अ से हो रही है, आ से हो रही है, तो ये भी तो स्वर वर्ण है, तो निश्चित रूप से त बदल जाएगा कौन सी में, द में, तो सदाचार। जैसे तत् धन अनुसार, तो त की संधि किससे हो रही है, अ से हो रही है, स्वर वर्ण से हो रही है, तो त बदल जाएगा कौन सी में, द में, तो तदनुसार, तदनुसार, ठीक है ना। जैसे उत जोड़ आहरण, तो उत का त का संधि किससे हो रही है, आ, अर्थात स्वर वर्ण से हो रही है, तो ये कौन सी में बदल जाएगा, द, उदाहरण, ठीक है ना। जैसे सत्य धन आशय, तो त की संधि किससे हुई, आ, स्वर वर्ण से हुई, तो निश्चित रूप से ये त कौन सी बदलेगा, द में, तो सदाशय। जैसे जगत धन ईश, तो त की संधि किससे हुई, ई से, स्वर वर्ण से हुई, बड़ी वाली ई, तो भाई निश्चित रूप से वह कौन सी में बदल जाएगा, मतलब द में, तो जगदीश हो जाएगा। जैसे सत धन उपयोग, तो त की संधि उ, अर्थात स्वर वर्ण से हुई, तो ये त कौन सी में बदल जाएगा, द में, तो सदुपयोग। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आप याद करते चलिए ना मेरे साथ, आप रूल भी पढ़ते चलिए मेरे साथ और याद करते हुए भी मेरे साथ चलिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत अगर हो तो आप निश्चित रूप से जो है आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, मैं सारे प्रॉब्लम को धीरे धीरे क्या करूंगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए, इसके कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब अपवाद क्या है कि कभी कभी त के साथ ड या ढ हो, त के साथ अगर ड की संधि हो या ढ की संधि हो, तो त के जगह पे ड आता है। क्या आता है, त के जगह पे ड आता है। जैसे उत धन डयन, तो त के साथ ड की संधि हुई, तो त के जगह पे क्या आएगा, ड आएगा, तो उड्डयन। देखिए उड्डयन कैसे हो रहा है, जैसे अगर त के साथ ज या झ की संधि होगी, तो त के जगह पे ज आ जाएगा। ये अपवाद में है कि त के साथ ज या झ की संधि होगी तो त के जगह पे क्या आएगा, ज आएगा। जैसे सत धन जन, तो भाई त के साथ ज की संधि हुई तो त के जगह पे ज आएगा, तो यहाँ पे सज्जन। देखिए यहाँ पे सज्जन, सज्जन में डबल ज है, ज ज सज्जन। अब जैसे उत धन जवल, तो त के साथ ज की संधि हुई तो त के जगह पे क्या आएगा, ज आएगा, तब तो उज्जवल, उज्जवल में देखो डबल ज है, ठीक है ना। अब जैसे उत, अब देखो एक और क्या है कि त के साथ अगर ल की संधि होती है तो त के स्थान पे ल आता है। क्या आता है, ल। जैसे उत धन लंघन, तो यहाँ पे त के साथ किसकी संधि हो रही है, ल की, तो त के जगह पे ल आएगा, तब तो उल्लंघन, डबल ल, उल्लंघन, यहाँ पे ल आ गया ना। जैसे उत धन लेख, तो यहाँ पे त के साथ किसकी संधि हुई, ल की, तो त के जगह पे ल आएगा, तो उल्लेख। जैसे उत धन लाश, तो त के जगह पे क्या आएगा, ल आएगा, तो उल्लास। तो देखिए ये अपवाद था, ये क्या था, अपवाद था। तो मैं सारी चीजों मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई एग्जामिनेशन में क्या पूछता है, जो पूछता है मैं वही एग्जाम्पल के तौर पे क्यों नहीं लूं, ताकि बच्चों का क्लियर हो जाए। देखो अपवाद ये देने की जरूरत नहीं थी, मैं चाहता तो यूट्यूब वीडियो है ना, बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई क्या है यार, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा दो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो बच्चों को, सब अच्छे से पढ़ा दो। तो मैं क्या करता हूं कि भाई मैं अच्छे से मेहनत करता हूं और आपके लिए नोट्स लेकर के आता हूं बेहतर से बेहतर, और आपकी प्रॉब्लम क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। तो आप वीडियो को शेयर करो ना, आप अधिक से अधिक को बच्चों को पहुंचाओ और जो है अच्छे से अच्छे सीखो। चलो अब चलिए, ये तो रूल नंबर पहला था। देखो रूल नंबर पहले में कितना सारा था, अब रूल नंबर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। रूल नंबर दूसरा क्या है, थोड़ा सा गौर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। जी हाँ, कितना सारा रूल है व्यंजन संधि का। वर्ग का जो पहला वर्ण है कि नहीं, वह किस में बदलेगा, पांचवें वर्ण में बदलेगा। तो कब बदलेगा, किन परिस्थिति में बदलेगा, तो समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लिखाया, यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण, और पंचम वर्ण क्या होता है, जैसे क का जो पंचम वर्ण है अंग है, अंग, च का जो प्रथम ये पंचम वर्ण है यर, यर है, और जो है ट का जो प्रथम वर्ण है पंचम वर्ण है वह क्या है, न, कि नहीं, बड़ा वाला न, और जो है मतलब यहाँ पे त का जो पंचम वर्ण है वह न है, और प का जो पंचम वर्ण है वह म है। तो देखिए फिर से मैं समझाता हूं, यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण के बाद, प्रथम या तृतीय वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण अंग, यर, न, म आए, तब प्रथम या तृतीय वर्ण जो होता है ना, वह भी पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब यहाँ पे ट्रिक से भी समझिए। ट्रिक क्या है कि प्रथम वर्ण हो या तृतीय वर्ण हो, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण या तृतीय वर्ण के साथ अगर पंचम वर्ण आता है ना, तो ये प्रथम और तृतीय ये दोनों क्या में बदल जाता है,
पंचम वर्ण में ही बदल जाता है। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे वाक धन मय। अब यहाँ पे समझ लीजिए आप कि क के साथ ये जो म की संधि हो रही है, ये म जो है प वर्ग का पंचम वर्ण है, तो ये क का पंचम वर्ण क्या होगा, क का पंचम वर्ण अंग होगा। तो वाक धन मय वांगमय क्या होता है, वांगमय होता है। अब जैसे आप समझिए जगत धन नाथ। अब देख लो कि त के साथ, त जो है ना ये प्रथम वर्ण है, तो वर्ग का प्रथम वर्ण त है, और ये न जो है ना ये इसका पांचवा वर्ण है, ठीक है ना। तो जगत धन, अब ये त जो है ना पंचम वर्ण में बदलेगा, तो त का पंचम वर्ण न ही होता है ना, तो जगन्नाथ। यहाँ पे देखो न आ गया कि नहीं, ये तो नाथ है ही नाथ, लेकिन यहाँ पे त के जगह पे क्या आ गया, त पंचम वर्ण में बदल गया न, जगन्नाथ। जैसे सत धन मति, तो देखिए यहाँ पे कि त के साथ म ये पंचम वर्ण है, ठीक है ना, तो त बदल जाएगा पंचम वर्ण में, तो त का पंचम वर्ण क्या होता है, न, तो सन्मति। देखिए कैसे कैसे बदल रहा है। देखिए आप लोग जानते तो हो, बना तो लेते हो, लेकिन आप इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाते हो। तो पीछे का लॉजिक अब समझना है। लॉजिक ये है कि भाई तो सत धन नाड़ी, तो त के साथ न पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण की संधि हो रही है, तो त का पंचम वर्ण क्या होगा, न ही होगा, तो सन्नाड़ी। देखो यहाँ पे डबल न है, डबल न, सन्नाड़ी। समझ में आया आपको। जैसे सत धन मार्ग, अब सत में यहाँ पे त की संधि हो किससे हो रही है, म से हो रही है, तो त यहाँ पे क्या है, त यहाँ पे प्रथम वर्ण है और यहाँ म पंचम वर्ण है, तो त का पंचम वर्ण क्या होगा, न होगा, तो सत धन मार्ग सन्मार्ग होता है, सन्मार्ग। अब जैसे उत धन मूलन, तो यहाँ पे मेरे भाई त जो है प्रथम वर्ण है और म जो है क्या है, पंचम वर्ण है, म पंचम वर्ण है, तो भाई संधि जब हुई तो त का पंचम वर्ण क्या होगा, न, तो उन्मूलन। देखिए यहाँ पे न आ गया, तो भाई उत धन मूलन उन्मूलन में कैसे बदल गया, इसके पीछे का लॉजिक हम आपको समझा दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, सभी भाई को अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को अगर है तो बताइएगा। देखिए कल क्या हुआ, इसी क्लास को मैं करा रहा था तो थोड़ा सा कैमरा में कुछ प्रॉब्लम इश्यू आ गया, तो जिसके वजह से क्लास बंद करना पड़ा। आज मैं फिर से इसको इम्प्रूव करके अच्छे से मैं क्लास लेकर के आया हूं, तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाए। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। नियम क्या था कि प्रथम या तृतीय वर्ण का अगर पंचम वर्ण से संधि होता है तो ये प्रथम और तृतीय वर्ण जो है ना पंचम वर्ण में ही बदल जाता है। ठीक है, अब और जो है क्लियर हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा और एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे मेरे भाई उत धन माद, अब त प्रथम वर्ण है, अब म पंचम वर्ण है, प का पंचम वर्ण म, तो त जो है न में बदल जाएगा, त पंचम वर्ण में बदलेगा, तो वही उन्माद। जैसे उत धन नयन, तो त जो है आपका क्या है, प्रथम वर्ण है, और न क्या है, पंचम वर्ण है, तो भाई त जो है पंचम वर्ण में बदलेगा, तो त का पंचम वर्ण क्या होता है, न होता है, तो उन्नयन। जैसे उत धन नत, अब त का संधि किससे, न से हुई, तो न पंचम वर्ण है, तो भाई उत का त का जो पंचम वर्ण होगा वो न ही होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे उन्नत। जैसे तत् धन मय, तो त पंचम प्रथम वर्ण है और म पंचम वर्ण है, म क्या है, पंचम वर्ण है, तो त भी पंचम वर्ण में बदलेगा, तो त का पंचम वर्ण क्या होता है, न होता है, तो तन्मय। आई होप कि क्लियर कट सारी बातें क्लियर, गर्दा उड़ा कि नहीं उड़ा, मजा आया कि नहीं आया भाई, क्यों बदल रहा है ये ज्यादा जरूरी है जानना, ये ज्यादा जरूरी है जानना। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर थ्री, अरे भाई जाना नहीं, भागना नहीं, यहीं पे क्लियर हो जाएगा, पूरा संधि कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, मजा ही आने वाला है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम आई होप कि नहीं होने वाली है आपको इस क्लास में। अब चलिए रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। यदि त या द के बाद च या छ हो, सुनो ध्यान से, यदि त या द के बाद च या छ हो, तो त द के स्थान पर च, त द के स्थान पर क्या है, च, या ज या झ हो तो भाई त या द के स्थान पर ज, या ट या ठ हो तो च या ज के स्थान पर ट, और ड या ढ हो तो च या छ के स्थान पर ड, त या द के स्थान पर ड, और ल हो
तो त या द के जगह पर क्या ल हो जाता है। फिर से समझो, फिर से समझो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज तक YouTube पे ऐसा वीडियो कभी आया ही नहीं, पूरा क्लियर कट एकदम विद्वान बनाने की कोशिश है यहाँ पे। गौर से सुनो, मैंने कहा यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द के स्थान पर क्या होता है, च होता है। कहीं त या द के बाद ज या झ हो तो त या द के स्थान पर क्या होगा, ज होगा। कहीं त या द के बाद ट या ठ हो तो त या द के जगह पे क्या होगा, ट होगा। या ड या ढ हो तो भाई क्या होगा, ड होगा। कहीं ल हो तो क्या हो, ल होगा। अब यहाँ पे तुम ट्रिक से भी समझ लो, वो तो बड़ा मुश्किल सा रूल था। चलो ट्रिक से एक एक करके पढ़ते हैं, ट्रिक से एक एक करके। त या द के साथ च या छ की संधि होगी, ठीक है। तो त या द जो है वह कौन सी में बदलेगा, च में बदलेगा। जैसे सत धन चरित्र, तो यहां पे ध्यान से देखिए कि त के साथ च की संधि हुई, ठीक है ना। तो भाई ये जो त है वह कौन सी में बदलेगा, च में बदलेगा। तो सच्चरित्र, देखिए यहां पे डबल च आ गया, सच्चरित्र। जैसे उत धन छेद, तो भाई मेरे कि त के साथ किसकी संधि हो रही है, छ की, तो त बदल जाएगा च में ना, तो इसलिए उच्छेद, देखो यहाँ पे एक च आ गया। जैसे सत धन चिदानंद, ठीक है ना। तो त के साथ किसकी संधि हो रही है, च की, तो निश्चित रूप से त कौन सी बदलेगा, च में बदलेगा। तो भाई सच्चिदानंद, देखो इसमें डबल च आ गया, एक तो त च में बदला और एक यहाँ पे चिदानंद, ठीक है ना। तो सच्चिदानंद। जैसे समुत धन चय, तो भाई त के साथ किसकी संधि हो रही है, च की, तो त बदल जाएगा कौन सी में, च में बदल जाएगा। तो समुच्चय, देखो यहाँ पे त च में बदला, तब तो यहाँ पे डबल च आ गया। जैसे उत धन चारण, ठीक है ना। तो भाई त के साथ किसकी संधि हुई, च की, तो भाई निश्चित रूप से त कौन सी में बदल जाएगा, च में। तो भाई उच्चारण, देखो यहाँ पे जैसे उत धन छीन, तो त के साथ किसकी संधि हुई, छ की, तो त बदल जाएगा च में। तो उच्छिन। आई होप कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया, एकदम इजीली समझ में आ गया। अब देखो त या द के साथ जब ज या झ की संधि होती है तो फिर कैसे बदलता है, गौर से सुनिएगा, गौर से एकदम ध्यान लगा करके, किसी पे ध्यान मत दो। एग्जाम है भाई, एग्जाम तुम्हारा, पढ़ना तुमको, रिजल्ट तुम्हारा, फ्यूचर तुम्हारी, तो ध्यान किसी पे क्यों देना है, ध्यान तो बिल्कुल ही नहीं देना है। अरे जब ज्यादा मूड ऑफ हो जाए तो सो जाओ, ठीक है, क्योंकि सो जाओगे तो फ्रेश माइंड होकर के पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए भाई ध्यान से देखो, मैं आपको इजीली समझा रहा हूं। अब त या द के साथ ज या झ की संधि होती है, तो ये त और द कौन सी में बदल जाएगा, ज में बदलेगा। किस में बदलेगा, ज में। तो ज में बदलेगा तो भाई यहाँ पे देखो ज में बदला, यहाँ पे झ में बदला, ठीक है ना। तो झ तो रहेगा, ज तो रहेगा, त या द बदलेगा कौन सी में, आधा ज में, ठीक है। अब जैसे सत धन जन, ठीक है, तो त के साथ किसकी संधि हो रही है, ज की, तो त बदलेगा ज में, ठीक है। तो देखो सज्जन, सज्जन में डबल ज आ गया। जैसे उत धन जवल, तो त की संधि किससे हो रही है, ज से, तो त बदलेगा ज में, तब तो उज्जवल, देखो यहाँ पे डबल ज आ गया। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब और जो है कुछ रूल यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं, रूल और मैं आपको समझा रहा हूं। रूल नंबर 4 देखिएगा, रूल नंबर 4, यदि त या द के बाद ह आए, अरे भाई समझो, प्यार से समझो, यदि त या द के बाद ह आए तो उनके स्थान पर ध हो जाता है। ये आधा ध और ध नहीं, ध हो जाता है, ठीक है। तो त या द के साथ ह की संधि हो तो आधा ध और पूरा द हो जाता है। जैसे मेरे भाई उत धन हाड़, तो त के साथ किसकी संधि हुई, ह की, तो ये भाई ध में बदलेगा, तब तो उद्धार होगा ना। समझ में आया। अरे क्यों हो जाता था, अरे आपको तो पता था उद्धार का जो संधि विच्छेद होता है उत धन हाड़ होता है, लेकिन क्यों होता है, काहे होता है, किन परिस्थितियों में होता है, ये परिस्थिति तो अमित समझाएंगे ना आपको, तो समझ में आया। अब जैसे उत धन हरण, तो त के साथ ह की संधि हुई, तो भाई ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ध, तब तो उदाहरण हुआ। जैसे उत धन हत, तो त के साथ ह की संधि हुई, तब तो ये धत हो जाएगा ना, उद्धत। समझ में आया। जैसे पत धन हति, तो भाई त के साथ ह की संधि हुई, तब तो ये ध, पद्धति। आपको समझ में आया, पद्धति। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया कि नहीं आया,
मजा आया कि नहीं आया, गर्दा उड़ा कि नहीं आया। तो गर्दा अगर उड़ा तो गर्दा उड़ाओ तुम भी यार। अब इसके साथ नोट है। नोट क्या है? नोट समझो, नोट समझो, नोट समझो, भागो नहीं, नोट समझो। अरे घबराओगे नहीं। हम उपर्युक्त संधियों में त के जगह पे द का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहां जो त आया ना, उत उत उत्पत, ये जो त आया है ना, इस त के जगह पे हम किसका, द का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये दोनों प्रकार से मान्य है, अर्थात उद धन हाड़ या उत धन हाड़, दोनों बात बराबर ही है, तो उसका उद्धार ही होगा। जैसे उत धन हत या उद धड़ हत, कि नहीं, उद धन हत, उद्धत ही होगा। जैसे उत धन हरण या उद धन हरण, उदहरण ही होगा। पद धन हति या पद धन हति, पद्धति ही होगा। आई होप की दोनों बात समझ में आ गई। मैंने सोचा कि भाई ये बता दिया, बच्चों को समझ में आ गई, लेकिन अगर ये नहीं बताऊंगा तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर ये भी तो हो सकता था। तो मैं दोनों बता दिया ना। एग्जाम में आप ध्यान रखना कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ध्यान रखना। मैं दोनों बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। अरे ध्यान रखना, कोई दिक्कत अगर हो तो बताना, कोई दिक्कत अगर हो तो बताना। देखो लाइव क्लास होता था, मजा भी आता था। अब मुझे जानबूझ करके ऐसा लाना पड़ा क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो फोन करेंगे, अब चल फोन कर। अरे इतना फोन तो एक प्रेमी अपने प्रेमिका के पास या एक प्रेमिका अपने प्रेमी के पास नहीं करता जितना मेरे पास कॉल करते हो भी। कब? ऑनलाइन क्लास के समय। हेलो सर, क्लास हो रहा है क्या? गजब हाल है भाई। तुम जानबूझ करके, अब बोलेगा नहीं, कुछ लोग तो फोन कर देंगे और बोलेंगे नहीं। अरे ये डिस्टर्ब करने की, क्या यार मेरी आवाज उतनी खराब है क्या? जैसे मैं इधर से बोलता हूँ हेलो, उधर से सांप सूंघ जाता है यार, कलेजे पे सांप लौटने लगता है। अरे उतनी खराब थोड़ी है, हैं, जितना लोग समझ लेते हैं। अरे आवाज में क्या रखा है, पढ़ाई को करना है, ठीक है। चलो छोड़ो, रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5, गौर से गौर से गौर से ध्यान से देना, ध्यान देना मेरे भाई, गौर से। अब क्या है, यदि त या द के बाद, अरे भाई समझो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, यदि त या द के बाद स तलाबे स हो तो त या द का च और स का छ हो जाता है। गौर से सुनो, आसान नहीं है। हमने कहा यदि त या द के बाद तलाबे स या त या द, सॉरी, त या द के बाद तलाबे स हो तो त या द का च हो जाता है। ये त या द कौन सी बदल जाएगा, च में, और जो तलाबे स होगा वो कौन सी बदल जाएगा, छ में, ठीक है। जैसे अब समझिए, त या द के साथ तलाबे स हो तो त या द बदल जाएगा च में और तलाबे स बदल जाएगा छ में। तो ये हो जाएगा आधा छ और पूरा छ हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझो ना, उदाहरण से, उत धन श्वास, तो ये त है और त के साथ तलाबे स, ये तलाबे स की संधि हो गई, तो ये त बदल जाएगा च में और तलाबे स बदल जाएगा छ में, तब तो उच्छ्वास हो जाएगा ना। अब समझ में आया? अरे याद तो कर लेते हो, लेकिन होता क्यों है ये तो मैं बताऊंगा ना। अब समझ में आया? जैसे मेरे भाई, तत् धन शिव, तो त की संधि तलाबे स से हुई, ठीक है, तो त बदल जाएगा च में और तलाबे स बदल जाएगा छ में, तब तो तच्छिव होता है, तच्छिव। समझ में आया? जैसे मेरे भाई, तत् धन संकट, तो त का जो है संधि तलाबे स से हुई तो त बदल जाएगा च में और तलाबे स बदल जाएगा छ में, तब तो तत्शंकर होता है ना, तत् धन संकर, तत्शंकर, ठीक है, तत्शंकर, माफ कीजिएगा। अब उत धन श्रृंखल, तो त की संधि किससे हुई, तलाबे स से हुई, तो त बदल जाएगा च में और तलाबे से बदल जाएगा छ में, तब तो उच्छृंखल होता है, तब तो उच्छृंखल होता है। आई होप की समझ में आ गया। देखो मैं आपको समझाऊंगा और आप समझने का प्रयास कीजिए, और ये तभी समझ में आएगा जब पूरा अटेंशन आपका होगा, पूरा अटेंशन आपका होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो मैं ऑनलाइन क्लास बंद कर दूंगा, समझे? मैं ऑनलाइन क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे मेरी बात तो भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझाने की, अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बंद कर दूंगा। अरे भाई ऑनलाइन क्लास बोले तो फ्री क्लास, और फ्री क्लास बोले तो सभी बच्चों तक एजुकेशन को क्या करना है, पहुंचाना है, ठीक है। अब चलो चलो, यही प्यार और यही दुलार रहा तो भाई मैं लिटरेचर का क्लास भी लेकर के आऊंगा ऑनलाइन,
और पूरे बिहार के बच्चों को पढ़ाऊंगा। और ये आप भी चाहते हैं ना कि मैं पूरे बिहार को पढ़ाऊं, सभी को समझाऊं। आप चाहते हैं ना कि एजुकेशन घर घर पहुंचे, आप भी तो चाहते हैं कि मैं फेमस हो जाऊं, आप भी तो चाहते हैं मैं लोगों तक अपनी पहचान बनाऊं। तो आप सहयोग करो ना, क्यों बिना मतलब के अड़ जाते हो, लड़ जाते हो। आओ चलो चलो चलो, 6 नंबर पे पढ़ते हैं। 6 नंबर पे ध्यान से सुनिए। अब 6 नंबर, यदि किसी भी स्वर वर्ण, ए बाबू समझो ध्यान से, यदि किसी भी स्वर वर्ण के बाद छ हो तब वह च, आधा च और छ हो जाता है। याद कर लो, यदि कोई भी स्वर वर्ण और उसके बाद छ हो तो ये स्वर वर्ण जो होगा वो आधा च हो जाएगा, और ये छ ऑलरेडी है तो ये आधा च और छ हो जाएगा। जैसे अनुधन छेद, तो अनु में क्या है, उ है, ये स्वर वर्ण है, और इसके साथ छ की संधि हुई तो ये उ जो है ना बदल जाएगा च में, और ये छ। उच्छेद, देखो हम माफ कीजिएगा, अनुच्छेद, देखिए देखिए कहां से। अब बहुत बच्चा सोचेगा सर इसमें तो कहीं च दिखा नहीं, यहां से च कहां से आ गया। अरे वही तो समझाना है कि किसी भी स्वर वर्ण अनुच्छेद न पे उ है अर्थात उ स्वर वर्ण है और उसके साथ छ की संधि हुई तो अनुच्छेद। समझ में आया कि नहीं आया, सबको आया समझ में। देखो कोई दिक्कत। अब जैसे परिधन छेद, अब पड़ी में क्या है, पड़ी में जो है ई है, छोटा वाला ई है ना, तो ई स्वर वर्ण हो गया और इसके साथ छ की संधि हो रही है तो ये ई बदल जाएगा च में, और ये छ तो ऑलरेडी है। तो सर परिधन छेद, परिच्छेद, ये च कहां से आया, क्योंकि स्वर वर्ण की संधि किससे हो रही थी, छ से, तो स्वर वर्ण बदल जाएगा आधा च में। आई होप की समझ में आया कि नहीं आया। जैसे बी धन छेद, अब यहां पे बी में जो है ई क्या है, ये छोटा वाला ई कि नहीं, मतलब स्वर वर्ण, और इसके साथ किसकी संधि हो रही है, छ की, तो निश्चित रूप से ये बदल जाएगा कौन सी में, च में। तो विच्छेद आया कि नहीं आया। अब जैसे स्वधन छद छंद, तो भाई यहां आप देख लीजिए कि वह में अ है, वह क्या है, वह अगर पूरा है तो उसमें छुपा क्या है, अ है, तो अ स्वर वर्ण हो गया और इसके साथ छ की संधि हो गई तो निश्चित रूप से ये जो अ है वह आधा च में बदलेगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा, स्वच्छंद होगा ही होगा। अब देखो जैसे आधन छादन, तो आ के साथ आस्वर वर्ण है, इसके साथ छ की संधि हुई तो मेरे भाई ये निश्चित रूप से जो है ना इसमें च और छ आएगा तो आच्छादन। तो भाई आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, कैसे कैसे बदल रहा है, याद हुआ कि नहीं हुआ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मजा अगर आ रहा है तो आप इसी तरह से पढ़ते चलो। अब चलो रूल नंबर 7 पे चलते हैं। बहुत सारा रूल है मेरे भाई, भाग जाओगे तो कहां समझ में आएगा। बहुत सारा रूल है और एक पर एक रूल है, ऐसा ऐसा रूल जो तुमको किताबों में मिलने वाला नहीं है। बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत कोशिश करोगे तो शायद जाके मिले। अब चलिए यहाँ पे रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल नंबर 7 क्या है, देखो देखो रूल नंबर 7, यदि त के बाद स हलंत हो, हलंत जानते हैं ना, ये पूरा स है और इस पे अगर हम ये दे दे तो इसी को हलंत बोलते हैं। तो आधा स, इसको अगर हलंत आ जाता है ना तो वह आधा स होता है। तो यदि त के बाद आधा स हो अर्थात स हलंत हो तो स का लोप हो जाता है, स गायब हो जाता है, ये भी समझ लीजिए। अरे सबको पता है उत्थान का उत धन स्थान होता है, तो भाई ये स गायब क्यों हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझा दिया। क्या समझा दिया कि त के बाद अगर आधा स हो अर्थात स धन अलंत हलंत, हलंत हो, आधा स हो तो ये आधा स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो उत धन स्थान, तो त के साथ आधा स अर्थात स हलंत हो गया तो ये स चल जाएंगे हवा खाने, तब तो उत्थान हुआ। जैसे उत धन स्थित, तो त के साथ आधा स की संधि हुई तो भाई ये आधा स चल जाएंगे हवा खाने अर्थात गायब हो जाएंगे, तब तो उत्थित होता है। आया समझ में, आया मेरे भाई, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माने कि अच्छा लग रहा होगा। तो भाई अच्छे से पढ़ना है ना। चलिए अब आइए 8 नंबर पे चलते हैं। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 मेरे भाई गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे इसको तो रूल नंबर 8 याद कर लो, एग्जाम में निश्चित रूप से 1-2 नंबर होगा इसमें से, 1-2 संधि इसमें से जरूर पूछ देगा। और बाद में जो है अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर कहेंगे कि चलिए हम नहीं सीख पाए, सॉरी फॉर डेट। सॉरी नहीं यार, पढ़ना है, पढ़ना है। अब देखिए यदि म के बाद क से य तक कोई भी व्यंजन हो, क से य तक आप समझ रहे हो ना, क ख ग घ,
च छ ज ज ट ठ ड ढ त थ द द प फ ब भ य र ल व छ त र ग। आप समझ रहे हो ना? तो भाई मेरे, यदि म के बाद क से य तक कोई भी व्यंजन हो तो म का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार जानते हो ना भाई? ऊपर ऊपर जो हम देते हैं गोल बिंदु, वही अनुस्वार हो जाता है, या उसी वर्ण का पांचवा अनुनासिक वर्ण हो जाता है। बहुत बच्चों को ये नहीं पता है पांचवा अनुनासिक वर्ण क्या होता है। आप देख लो कि भाई क का जो पांचवा वर्ण है अंग है, च का जो पांचवा वर्ण है वह क्या है? अड़ है। और त का जो पांचवा वर्ण है, ट का जो पांचवा वर्ण है वह न है, बड़ा वाला न। और जो है ये जो त का पांचवा वर्ण है वह न है, छोटा वाला। और प का जो पांचवा वर्ण है वह म है। तो ये आप समझ लो कि अंग, अड़, और बड़ा वाला न और छोटा वाला न और म, इसको अनुनासिक जो है व्यंजन बोलते हैं। इसको अनुनासिक, अनुनासिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाक से बोली जाती है। अंग, अंग, नाक का इस्तेमाल होता है। न, न, नाक का इस्तेमाल होता है। म, म, नाक से निकलता है। अड़, समझ रहे हैं ना? ये सब नाक से निकलता है, तो इसी को अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। तो अब समझ लो कि यदि म के बाद क से लेके य तक कोई भी व्यंजन हो तो म का अनुस्वार में बदल जाना होता है, और नहीं तो वह जो है ना उसी वर्ण का पांचवा अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अब रूल समझिए, म के साथ कोई भी व्यंजन अगर हो तो म के स्थान पर या तो अनुस्वार आएगा और नहीं तो उसी वर्ण का पंचम वर्ण आएगा। जैसे अब समझिए उदाहरण, सम धन चाड़, तो म के साथ च व्यंजन की संधि हुई तो ये म तो या तो अनुस्वार में बदल जाएगा संचार, और नहीं तो ये जो है ना च का जो पांचवा वर्ण होगा वह अड़ होगा, संचार, संचार अड़ होगा। जैसे सम धन ध्या, तो भाई म के साथ भ व्यंजन की संधि हुई तो भाई ये म तो या तो अनुस्वार में बदल जाएगा संध्या, और नहीं तो ध का जो पांचवा वर्ण होगा अनुनासिक व्यंजन वह क्या होगा? न, संध्या। ऐसे भी हम लिखते हैं, संध्या ऐसे भी लिखते हैं और संध्या ऐसे भी लिखते हैं। अगर हम एक ही पढ़ाते आपको तो आप तो घबरा जाते, कहते अब हम ये वाला पढ़ा देते और ये वाला नहीं बताते तो आप कहते जा ये तो भाई एग्जाम में ये वाला तो था ही नहीं, ये वाला था। तो आप दोनों को समझ लीजिए। अब जैसे सम धन कल्प, तो म के साथ क की संधि हुई, क व्यंजन है तो म अनुस्वार में बदल जाएगा तो संकल्प। देखो यहां पे अनुस्वार आ गया संकल्प, और नहीं तो क का जो है पांचवा वर्ण क्या होगा? अंग, तो संकल्प, संकल्प, अंग, 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 संकल्प। तो यहां पे अंग आ गया। जैसे जैसे और देखो यहां पे सम धन भव, तो मेरे भाई म के साथ भ की संधि हुई तो म बदल जाएगा अनुस्वार में संभव, और नहीं तो भ का पांचवा वर्ण क्या? म, संभव। देखो आ गया भ का पांचवा वर्ण म। देखो सारा खेल वर्ण का है, सारा खेल वर्ण का है, अक्षर का है। अगर नहीं समझोगे तो बड़ा दिक्कत होगा। तो गौर से सुनिए, जैसे सम धन पूर्ण, तो म तो अनुस्वार में बदल जाएगा ना संपूर्ण, और नहीं तो प का पांचवा वर्ण म, संपूर्ण ऐसे भी लिखते हैं। जैसे सम धन तोष, तो ये जो म है ना म, ये जो है अनुस्वार में बदल जाएगा संतोष, और नहीं तो त का जो है पांचवा वर्ण न, ऐसे ऐसे भी संतोष लिख सकते हैं। जैसे सम धन धी, तो म तो अनुस्वार में बदल जाएगा तो संधि, और नहीं तो ये ध का जो पांचवा वर्ण है त थ ध ध न, पांचवा वर्ण न होता है तो संधि ऐसे भी तो लिखते हैं ये वाला। अच्छा सम धन चय, तो भाई म तो अनुस्वार में बदलेगा तो संचय, और नहीं तो च का पांचवा वर्ण वही अड़ कि नहीं, ये संचय ऐसे भी लिखते हैं। जैसे सम धन तुष्ट, तो म तो अनुस्वार में बदलेगा तो संतुष्ट, और नहीं तो त का पांचवा वर्ण ही न, संतुष्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे सम धन दिग्ध, तो म का म अनुस्वार में बदलेगा तो संदिग्ध, और नहीं तो द का पांचवा वर्ण क्या वही न, संदिग्ध ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे सम धन भाषण, तो म का अनुस्वार में बदलेगा तो वही संभाषण, और नहीं तो भ का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा म, तो वही म यहाँ पे देख लो संभाषण ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे वसुम धन धारा, तो म तो अनुस्वार में बदल जाएगा तो वसुंधरा, यहाँ अनुस्वार आ गया, और नहीं तो ध का पांचवा वर्ण वही न, वसुंधरा। देखो यहाँ पे कैसे बदल गया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है? चलो यहाँ भी समझ लो। सम धन जीवनी, तो भाई म अनुस्वार में बदल जाएगा तो संजीवनी। ये समजीवनी नहीं होगा, इसका माफ कीजिएगा, संजीवनी नहीं। ज का हाँ च छ ज ज न, बिल्कुल हम संजीवनी ऐसे भी यहां से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से लिख सकते थे। अब आइए और एग्जाम्पल समझाते हैं।
समधन बंध, तो म तो अनुस्वार में बदल जाएगा संबंध, और नहीं तो वही ब का क्या, वही म संबंध। ठीक है, पांचवा जैसे समधन गति, तो भाई हम संगति ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वही ग का पांचवा वर्ण अंग संगति ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे समधन कलन, तो भाई म के जगह पे अनुस्वार संकलन कि नहीं, संकलन। और यहाँ पे संकलन, यहाँ पे अंग भी लिख सकते थे, यहाँ पे अंग भी लिख सकते थे, संकलन ऐसे करके। अब ठीक है, अब और भी जैसे समधन देश, तो भाई म के जगह पे संदेश अनुस्वार, और नहीं तो वही द का पांचवा वर्ण संदेश ऐसे भी लिख सकते थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल इसमें देने की जरूरत नहीं है मैं, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं। समधन ज्ञा संज्ञा, दम धन ड दंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या ड का पांचवा यही, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे दिवम धन गत, तो दिवंगत ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो है, मजा आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पूरा आई होप की क्लियर हो गया। अब देखो ना, और भी एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो देखो ना, मेरे पास एग्जाम्पल की कमी क्या है, परम धन तू, तो भाई म तो अनुस्वार में आ जाएगा ना, म अनुस्वार में आएगा तो परंतु ऐसे भी लिख सकते हैं, और तू का वही पांचवा वर्ण न, परंतु ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अलम धन कार, तो म अनुस्वार में आ जाएगा तो अलंकार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए कितना इजी है, इजी तो है, लेकिन बता देने के बाद, उसके पहले तो आप लोग याद करते थे, संधि को रट लेते थे, रटना नहीं था, समझना था। आई होप की क्लियर हो रहा है। अब देखो 9 नंबर रूल, यदि म के बाद म आए तो म अपरिवर्तित रहता है, समझ लो। यदि आधा म के बाद पूरा म आए तो ये जो म है ना, ये अपरिवर्तित रहता है, अर्थात म न गायब होता है और म न किसी चीज में बदलता है, म का म ही रहता है। जैसे म धन म, ये मम्मा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सम धन मति, तो म के साथ म की संधि हुई तो ये दोनों रहेगा, तब तो सम्मति होता है ना। जैसे सम धन मिलित, तो म के साथ म की संधि हुई तो सम्मिलित, मिलित सम्मिलित। जैसे सम के साथ मिश्रण, तो म के साथ म की संधि हुई तो पूरा म रहेगा सम्मिश्रण। देखो सम धन मान, तो म के साथ म की संधि हुई तो सम्मान। आई होप की क्लियर, आई होप की क्लियर। कोई दिक्कत है? अरे भाई टाइम भी बचाना है तो जल्दी जल्दी पढ़ाना है, टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी पढ़ाना है, एग्जाम नजदीक है भाई, कौन जाए बकवास करने। तो चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अब सम धन मोहन, तो म के साथ म की संधि हुई तो ये म जो है ना, आधा म सम्मोहन। म बदला क्या? नहीं बदला, म रह गया। आई होप की क्लियर, आई होप की क्लियर। चलो रूल नंबर 10 में आते हैं। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 ध्यान से देखो, ध्यान से। यदि म के बाद य र ल व स तलाबे स दंत स ह में से कोई वर्ण आए तो म के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। याद कर लो, याद कर लो। यदि म के बाद य आए, या म के बाद र आए, ल आए, व आए, तलाबे स दंत स सॉरी मूर्धन सा दंत स या ह आए तो म कौन सी बदलेगा? अनुस्वार में। जैसे सम धन योग, तो म के साथ य की संधि तो यह अनुस्वार में बदलेगा, तब संयोग होगा ही होगा। जैसे सम धनवाद, तो म के साथ व की संधि हुई तो म अनुस्वार में बदलेगा, तब तो संवाद होगा, तब तो संवाद होगा। याद हो रहा है? अब जैसे जैसे एग्जाम्पल और भी समझ लो मेरे भाई, और भी समझ लो, और भी। सम धन हाड़, तो म की संधि किससे हुई? ह से, तो म अनुस्वार में बदलेगा, तब तो सनहाड़ होगा। जैसे सम धन लगन, तो म के साथ किसकी संधि हुई? ल की, तो म अनुस्वार में बदलेगा, तब तो संलगन होगा। जैसे सम धन रक्षण, तो म के साथ किसकी संधि हुई? र की, तो म अनुस्वार में बदलेगा, तब तो संरक्षण होगा। जैसे सम धन सय, तो म के साथ तलावेसा की संधि हुई तो म कौन सी बदलेगा? अनुस्वार में, तब तो संशय होगा। जैसे सम धन शोधन, तो म के साथ किसकी संधि हुई? तलावेसा की, तो म अनुस्वार में बदलेगा, तब तो संशोधन होगा। जैसे सम धन सार, तो म के साथ किसकी संधि हुई? दंत सा का, तब तो ये संस्वार में बदलेगा, तब तो संसार हो गया। तो आपको तो याद है कि संसार का संधि विशेष समधुर समधन सार होता है, लेकिन क्यों होता है अब पता चला, अब पता चला। अब आइए रूल नंबर 11, रूल नंबर 11, पानी नहीं पीना है, पढ़ना है, पढ़ते रहना है। चलो भाई मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। सुधांशु पानी दीजिए हल्का सा। मजा आ रहा है ना मेरे भाई? खूब मजा आ रहा है। इतना बड़ा बोतल। हाँ चलो, कोई दिक्कत?
अब आइए रूल नंबर 11 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 11 को गौर से पढ़िएगा। यदि स तलाबे सा नहीं है, ये दंत स है। यदि स से पहले अ या आ से भिन्न स्वर, याद कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का है। देखो स, यदि स से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, अ या आ से भिन्न स्वर अर्थात अलग स्वर हो, मतलब समझ लीजिए कि स से पहले अ आ को छोड़कर अन्य जो स्वर बच गए वो अगर स्वर हो तो ये जो स है ना वह षटकोण वाला स मूर्धन स में बदल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अ आ से पहले भिन्न स्वर, अ आ से भिन्न स्वर मतलब अ आ नहीं, इसको छोड़ करके कोई और स्वर अगर हो तो ये जो स है ना स बदल जाएगा कौन सी में, षटकोण वाला स में, अर्थात मूर्धन स में बदल जाएगा। जैसे बी धन सम। तो मेरे भाई थोड़ा सा गौर से सुनिए, यहाँ जो है ना, यहाँ पे ई की संधि हो रही है, तो अ आ को छोड़कर ई अलग संधि है ना, और इसके साथ स जुड़ा, तो ये जो स है ना, ये वाला स, ये षटकोण वाला स में हो जाएगा। तब तो विषम, देखो यहाँ पे ये स षटकोण वाला स में बदल गया। जैसे अभिधन सेक, तो भाई मेरे यहाँ पे क्या है, ई की संधि हो रही है किसके साथ, स के साथ, तो मेरे भाई ये स जो है ना अभिषेक, ये षटकोण वाला स में बदल गया। जैसे निधन सेध, तो भाई यहाँ पे मतलब ई की संधि, एक मिनट, ई की संधि स से हुई, तो ये जो स है ना ये मतलब षटकोण वाले स में बदलेगा, तब तो निषेध होता है। जैसे उपनिधन सद, तो भाई मेरे भाई यहाँ पे ई की संधि स से हो रही है, तो ये स बदल जाएगा, तब तो उपनिषद में ये वाला स आता है। जैसे अनुधन स्वाड़, तो मेरे भाई अब देख लो, ये माफ कीजिएगा ये अपवाद वाला हम समझाने लग गए, ये अपवाद है, अपवाद भी है यहाँ पे कुछ। जैसे अब देख लीजिए इस नियम के कुछ अपवाद भी है। अब जैसे अपवाद क्या है कि जहाँ भाई वहाँ पे षटकोण वाला स नहीं, वही स आएगा जो होता है। जैसे अनुधन शरण, तो यहाँ पे स षटकोण में नहीं बदलेगा, अनुसरण। जैसे अनुधन स्वाड़, तो यहाँ पे ये वाला ही स रहेगा, अनुस्वाड़। जैसे विधन समरण, तो यहाँ पे जो स है वही स रहेगा, विसमरण। विधन सर्ग, विसर्ग, तो ये नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। ये इसके लिए रूल था, और इस रूल के क्या है, ये अपवाद है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब चलिए रूल नंबर हम लोग 12 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 12 को ध्यान से सुनिए। यदि स षटकोण वाला स अर्थात मूर्धन स के बाद त या थ हो तो स का आधा वर्ण हो जाता है, मतलब ये स आधा में हो जाएगा और त के स्थान पर क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, और थ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा। ये याद रहेगा ना। अब यहाँ पे यहाँ से समझ लो, यहाँ से समझो मैंने क्या कहा। यदि स के साथ अगर त या थ की संधि हो तो ये स जो है ना आधा हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे आधा, और ये त जो है ट में बदल जाएगा, और थ जो है ठ में बदल जाएगा। एग्जाम्पल उदाहरण देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब उदाहरण को समझिए। जैसे आकृष, आकृष धन त, ठीक है ना, तो स के साथ त की संधि हुई तो ये स आधा और त बदल जाएगा ट में, तब तो आकृष्ट, ठीक है। जैसे तुस धन त, तो भाई स के साथ त की संधि हुई तो ये स आधा हो जाएगा और त बदल जाएगा कौन सी में, त में, तो तुष्ट। जैसे सस धन थ, तो भाई ये स के साथ थ की संधि हो गई तो स आधा हो जाएगा और थ बदल जाएगा कौन सी में, ठ में, तो षष्ठ। जैसे उत्कृष्ट धन त, तो स के साथ किसकी संधि हुई, त की, तो ये आधा स हो जाएगा और त बदल जाएगा ट में, तो उत्कृष्ट। जैसे श्रीष धन ती, तो भाई आधा स, ये स जो है आधा स और त बदल जाएगा टी में, तो ट में, तो सृष्टि। जैसे प्रिस, प्रिस धन थ, तो मेरे भाई ये जो है ना स के साथ थ की संधि हुई तो ये आधा स और थ बदल जाएगा ठ में, तो पृष्ठ हो ही जाएगा। तो देखिए भाई आप लोग इसको याद कीजिएगा, और याद क्या कीजिएगा, ये बहुत कितना याद कर लीजिएगा, तो कुछ रूल वगैरह भी दिमाग में रख लीजिए तो ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया आई होप कि। अब चलो हम लोग रूल नंबर 13 में चलते हैं। रूल नंबर 13 अब कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा और है, आप लोग जो है ना और जो है अच्छे से समझिए। अब देखिए, यदि द के बाद क, त,
थ प या स हो। अरे भाई याद कर लो, यदि द के बाद क हो, त हो, थ हो, प हो या स हो तो द का क्या हो जाता है, त हो जाता है। याद कर लो यहां से। अरे भाई यहां से देखो, द के साथ क त थ प स हो तो ये जो द है ना उसके जगह पे क्या आएगा, त हो जाएगा। जैसे उद धन कोच, तो द के साथ क की संधि हुई तो ये द बदल जाएगा त में। किस में बदलेगा, त में बदलेगा। तो भाई उत्कोच, देखो द किस में बदला है, त में। जैसे आपद धन ती, तो द के साथ किसकी संधि हुई, त की संधि हुई, त की, तो ये द बदल जाएगा त में। तो आपत्ति, यहां देखो एक त है और एक ये त है, तो आपत्ति। जैसे तद झन छन, ठीक है, तो द के साथ किसकी संधि हुई, छ की संधि हुई, ठीक है ना, तो द बदल जाएगा ऊंची में, त में, तो तत्क्षण। जैसे जैसे विपद धनती, तो भाई मेरे भाई द की संधि किससे, त से, तो विपत्ति। जैसे तद धन पढ़, तो द के साथ किसकी संधि हुई, प की, तो तद पढ़ तत्पढ़। जैसे उद धन त, तो भाई द के साथ त की संधि, तो द कौन सी में, त, तो उत्तर। देखिए उत्तर का संधि उद धन तर होता है, लेकिन द कहां से आया, क्योंकि भाई द के साथ जब भी त की संधि होती है तो द त में बदलता ही बदलता है, तो उत्तर, ये याद रहेगा। चलिए अब रूल नंबर हम लोग चलते हैं कहाँ, 14 में। रूल नंबर 14 में चलते हैं। देखो अच्छे से पढ़ना है, और बहुत अच्छे से रूल है, और बहुत अच्छे से रूल है, ध्यान से सुनिएगा। यदि ई या री या र या स के बाद स्वर वर्ण या क वर्ग मतलब वही क ख ग घ अंग, प वर्ग वही प फ ब भ म, या अनुस्वार या य व ह में से किसी वर्ण के बाद न आ जाए तो न का न हो जाता है। गौर से सुनिए, मैंने क्या कहा फिर से सुनिए, बहुत मुश्किल रूल है। सोचो कितना मेहनत लगा होगा इन तमाम तरह के रूल को बनाने में, और आपको इसकी कद्र नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई गौर से सुनो, यदि ई या री या र या स के बाद कोई स्वर वर्ण हो, क वर्ग हो वही क ख ग घ अंग, प वर्ग हो प फ ब भ म, या अनुस्वार हो या य हो या व हो या ह हो, तो भाई अगर इसमें से कोई वर्ण हो, कोई वर्ण के बाद अगर न आ जाए तो ये न जो है छोटा वाला न के जगह पे टवर्गी न हो जाएगा, ठीक है ना, ये तवर्गी न है, ये टवर्गी न हो जाएगा। अब समझो यहां पे ध्यान से, ई री र स के साथ अगर न हो तो ये न बदल जाएगा टवर्गी न में, ठीक है। फिर ई री र स के साथ कोई स्वर वर्ण हो या क वर्ग हो या प वर्ग हो या अनुस्वार हो या य लव हो, ओकरा साथ न हो तो न के स्थान पे क्या हो जाएगा, टवर्गी न हो जाएगा। जैसे अब बात को समझिए, अब बात को समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, प्रधन मान, ठीक है ना, तो ये र है, ठीक है ना, ये र है, र के साथ म की संधि हो रही है, म प वर्ग में आता है, तो म की संधि हुई और फिर यहाँ पे ये वाला छोटा वाला न आ गया, तो सर ये बड़ा वाला न में, प्रमाण में ये वाला न में बदल जाएगा। जैसे नाड़ धन आयन, तो ये र के साथ अ स्वर वर्ण की संधि हुई और इसमें क्या आया, छोटा वाला न आया, तो ये बड़ा वाला न में बदल जाएगा, नारायण। जैसे तड़ धन न, तो र के साथ न की संधि हुई, देख लो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो 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 समझा देता हूँ, देखो र के साथ न की संधि हुई तो ये न के जगह पे क्या हो जाएगा, न, तो भाई तरन। जैसे परिधन नत, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से देखोगे, ये क्या है, ये ई है, छोटा वाला ई, और इसके साथ किसकी संधि हुई, न की, तो ये जो न है ना बड़ा वाला न में बदलेगा, तो परिणत। देखो जैसे 20 धन नु, तो यहाँ पे क्या है, 100 आधा है, ठीक है ना, 100 आधा है, ठीक है, 100 आधा है, 100 के साथ अगर नु यहाँ पे न का उपयोग हो रहा है ना, तो ये न जो है बड़ा वाला न टवर्गी न में बदल जाएगा, विष्णु। जैसे भर धन न, तो र के साथ न की संधि हुई तो न बदल जाएगा बड़ा वाला न में, टवर्गी न में। जैसे परिधन मान, तो ये ई है
और इसके साथ म पवर्ग हो गया, तो भाई ये जो न है वह बड़ा वाला न में बदल जाएगा, परिमाण। जैसे सोस धन अन, तो स के साथ अ की संधि हुई, अरे भाई स के साथ स्वर वर्ण अ की संधि हुई, तो ये वाला जो न है ना वह ये वाला न में बदल जाएगा, तो शोषण देख लो। जैसे पोष धन अन, स के साथ अ की संधि हुई अर्थात स्वर वर्ण, तो भाई ये पोषण, देखो न, ये न जो है टवर्गी न में बदल गया। जैसे राम धन अयन, तो भाई म के साथ स्वर वर्ण की संधि हुई, म के साथ किसकी संधि हुई, स्वर वर्ण की संधि हुई, तो उस हिसाब से ये जो है ना ये वाला, ये म आपका क्या है, पवर्ग है, तो भाई ये न जो है इस न में बदल जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ। देखिए आप लोग तो सीधे कर लेते हो याद, लेकिन बात को समझना चाहिए। अब देखो ना, री के साथ देखो देखो देखो, री के साथ न की संधि हुई, तो ये न बदल जाएगा बड़ा वाला न में। जैसे मर धन न, तो र के साथ न की संधि हुई, तो ये न बदल जाएगा बड़ा वाला न में। जैसे त्रिस धन ना, तो स के साथ ना की संधि हुई, तो ये ना जो है बड़ा वाला न में, तृष्णा। तो आई होप कि क्लियर। पूरा धन न, तो र के साथ न की संधि हुई, तो न बदल जाएगा बड़ा वाला न में, पुराण। तो देखिए बदल कैसे रहा है। आप अभी तक आप लोग क्या करते थे, याद करते थे और समझने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन आज के क्लास में आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिली और संधि आपको बहुत बेहतर ढंग से सीखने को मिल रही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर जो है रूल में चलते हैं। 15 नंबर और 16 नंबर ये लास्ट रूल है, ठीक है ना मेरे भाई। यदि सम के बाद कृत आए, कृति आए, करण आए या कार्ड आए, इन चारों शब्दों में से कोई शब्द आए, तो म तो निश्चित रूप से अनुस्वार में बदलेगा, म अनुस्वार में बदलेगा, लेकिन भाई स का आगमन हो जाता है। ये बड़ा मस्त वाला रूल है, ध्यान से देखो। सम के बाद कृत, कृति, करण, कार्ड आदि में से कोई शब्द आए तो म तो अनुस्वार में बन ही जाएगा, लेकिन स का आगमन हो जाता है। जैसे सम धन कृत, तो ये म अनुस्वार में आ जाएगा, संस, ठीक है। और भाई स का आगमन हो जाएगा तो संस्कृत। ध्यान से देख लीजिए। अब बताइए, ये किसी को पता था क्या कि संस्कृत, ये स कहां से आ गया? अरे भाई संस्कृत का संधि विच्छेद सम जोड़ कृत, तो स कहां गया, ये समझना चाहिए। अब सम धन कृति, तो म तो अनुस्वार में हो जाएगा सन, और भाई स का आगमन हो गया संस्कृति। जैसे सम धन कार्ड, तो म तो अनुस्वार में हो गया, ठीक है। और भाई क्या हो गया, मतलब स का आगमन हो गया तो संस्कार। जैसे सम धन करण, तो म तो अनुस्वार में हो जाएगा और स का आगमन हो गया तो संस्करण। देख लीजिए किस तरह से है। तो ये सब रूल है, गजब का रूल है, मजेदार सा रूल है। अब चलिए हम लोग 16 नंबर रूल पे चलते हैं, और ये लास्ट वाला रूल है, ठीक है। ये लास्ट वाला रूल है मेरे भाई। अब गौर से समझने की कोशिश कीजिए, गौर से। बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार सा रूल, ध्यान से सुनिएगा। यदि पढ़ी, पढ़ी के बाद कृत, कार, कृति या करण आदि में से कोई शब्द आए, तो संधि में पढ़ी के बाद ये मूर्धन्य स का आगमन हो जाता है। ध्यान से सुन लो। यदि पढ़ी के बाद कृत, कार, कृति, करण में से, कृत, कार, कृति, करण में से कोई भी शब्द आए, तो पढ़ी के बाद स का आगमन हो जाता है, ये मूर्धन्य स का आगमन हो जाता है। जैसे परिधन कार्ड, तो भाई क्या होगा, अरे भाई पढ़ी के बाद स का आगमन हो जाएगा तो परिष्कार। जैसे परिधन करण, तो पढ़ी के बाद स का आगमन हो जाएगा तो परिष्करण। जैसे परिधन कृत, तो पढ़ी के बाद स का आगमन हो जाएगा तो परिष्कृत। जैसे परिधन कृति, तो पढ़ी के बाद स का आगमन हो जाएगा तो परिष्कृति। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितना इंपॉर्टेंट था। तो भाई अगर आपको ये क्लास, आज का क्लास खूब अच्छा लगा होगा, कोई जबरदस्ती नहीं, खूब अच्छा लगा हो, खूब बेहतर लगा होगा, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु। अब प्रचार कर दो, अब बता दो लोगों को कि भाई जरूरतें यहां से भी पूरी होती है। तो चलिए आपके इसी जो है प्यार के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे और मन लगा के तैयारी करें। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप जो है उस प्रॉब्लम को मैसेज करें। आई होप कि मैं उसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और पढ़िए मन लगा के। जय हिंद, जय चंपारण।